खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सबके लिए एक जरूरी सूचना। स्टडी IQ IAS हिंदी के YouTube चैनल पर क्विक न्यूज नाम से एक कार्यक्रम पब्लिश किया जाता है। इसमें देश दुनिया के करंट से जुड़ी खबरें तत्काल अपलोड की जाती हैं। कम समय में ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिहाज से यह कार्यक्रम तैयार किया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि ये आपके एग्जाम में मददगार साबित होगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस बुलेटिन को PDF के फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF रोजाना अपलोड होती है। आइए खबरों की शुरुआत करें। शिक्षा मंत्रालय ने युवा 2.0 प्राइम मिनिस्टर्स स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स लॉन्च की है। इसका मकसद 30 साल से कम उम्र के युवाओं को लेखन के लिए मेंटरशिप मुहैया कराना है। युवा से मतलब है यंग, अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स। युवा 2.0 इंडिया एट 75 प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसके तहत लोकतंत्र पर युवाओं के विचारों को आगे लाने की कोशिश की जा रही है। इसके तहत ऐसे युवाओं को तैयार किया जाता है जो भारत की विरासत, संस्कृति और ज्ञान पर अपने विचार रख सकें। नेशनल बुक ट्रस्ट इसे लागू करने वाली एजेंसी के तौर पर काम करेगी। इसके लिए एक ऑल इंडिया कॉन्टेस्ट के जरिए 75 युवा लेखकों को चुना जाएगा। चुने हुए लोगों को प्रसिद्ध लेखकों के जरिए मेंटरशिप मुहैया कराई जाएगी। इन युवा लेखकों की लिखी किताबों का पहला सेट 2 अक्टूबर 2023 को पब्लिश किया जाएगा। चुनाव आयोग ने ऑल इंडिया रेडियो पर 1 साल तक चलने वाले वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। मतदाता जंक्शन के नाम से शुरू किए गए इस प्रोग्राम के 52 एपिसोड प्रसारित किए जाएंगे। इसे देश भर में 23 भाषाओं में ब्रॉडकास्ट किए जाने का प्लान है। इसके जरिए मतदाताओं को वोट की अहमियत और एक सजग निर्णय लेने के लिए जागरूक किया जाएगा। साथ ही फोकस पहले बार वोट करने वाले और युवा वोटर्स पर किया जाएगा। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग एक स्थायी व स्वतंत्र निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन है, इसलिए यह एक संवैधानिक संस्था है। इसके पास संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव के संचालन, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी है। यह एक अखिल भारतीय संस्था है। चुनाव आयोग एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्तों से मिलकर बना होता है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर श्री राजीव कुमार हैं। इसके कामों की बात करें तो निर्वाचक नामावली तैयार करने के साथ साथ मतदाताओं को पंजीकृत करना, निर्वाचन की तारीख और समय सारणी इत्यादि निर्धारित करने की जिम्मेदारी भी आयोग के पास है। इसके अलावा नामांकन पत्रों का परीक्षण करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और निर्वाचन चिन्ह आवंटित करने का काम भी यह करता है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने और चुनाव चिन्ह देने के मामले में हुए विवाद के समाधान के लिए न्यायालय की तरह यह काम करता है। इसरो के MOM यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन का ईंधन खत्म हो गया है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारत के इस मिशन का लाइफ साइकिल पूरा हो गया है। इसरो के एक सोर्स के मुताबिक MOM से लिंक टूट चुका है। हालांकि इस संबंध में इसरो का कोई आधिकारिक बयान अभी तक जारी नहीं हुआ है। गौरतलब है कि इसरो का मार्स ऑर्बिटर मिशन PSLV C-25 के जरिए 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। यह मंगल की कक्षा में 24 सितंबर 2014 को पहुंचा था। यह मिशन अपनी कॉस्ट इफेक्टिवनेस, इकोनॉमिकल बजट और पेलोड्स के मिनिएचर वर्जन्स के लिए जाना जाता है। इसमें 5 इंस्ट्रूमेंट्स मसलन मार्स कलर कैमरा, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर, मीथेन सेंसर फॉर मार्स, मार्स एक्सोफेरिक न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर और लाइमन अल्फा फोटोमीटर शामिल हैं। मिशन ने अपने निर्धारित समय से काफी लंबा वक्त स्पेस में गुजारा है, जबकि शुरुआत में इसका कार्यकाल 6 महीने ही निर्धारित था। आपको बता दें कि मार्स यानी मंगल का नाम प्राचीन रोमन व्यक्तियों द्वारा युद्ध के देवता के नाम पर रखा गया था। इसे रेड प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। इसके लाल रंग के पीछे कारण मंगल पर लौह खनिजों का ऑक्सीडाइज्ड रूप में पाया जाना है। ऐसा नहीं है कि मंगल पर सिर्फ लाल रंग है। मंगल की जमीन पर ब्राउन, गोल्ड और टैन जैसे कई रंग देखने को मिलते हैं, लेकिन मंगल की मिट्टी यानी रेगोलिथ में ऑक्सीडाइज्ड होकर मिले लौह तत्व जब हवा में उड़ते हैं तो ये ग्रह दूर से लाल रंग का दिखाई देता है। मंगल के 2 मून यानी 2 चंद्रमा हैं, फोबोस और डिमोस। इनमें से फोबोस बड़ा है और डिमोस छोटा। मंगल का कोई वलय नहीं है यानी रिंग नहीं है, लेकिन माना जा रहा है फोबोस के टूटने पर मंगल के आसपास रिंग बन सकते हैं।
साल 2022 के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हो गई है। इसी कड़ी में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार घोषित किया गया है। यह पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक स्वांते पावो को देने की घोषणा हुई है। उन्हें यह पुरस्कार मानव के क्रमिक विकास पर खोज के लिए दिया जाएगा। इसमें विलुप्त हो चुके होमिनियंस के जीनोम से जुड़ी खोजें शामिल हैं। उन्होंने निएंडरथल और डेनिसोवन जैसे होमिनियंस पर रिसर्च की है। इस रिसर्च का वैज्ञानिक महत्व इससे पता चलता है कि इंसानों की प्रतिरोधक क्षमता ने अभी तक संक्रमण को लेकर कैसा रवैया अपनाया है। इसकी घोषणा स्वीडन के कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा की गई। ये पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं। उनकी छोड़ी गई विल के अनुसार ये पुरस्कार फंड किए जाते हैं। आपको बता दें कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार विजेताओं का चुनाव रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा किया जाता है। चिकित्सा के लिए चुनाव नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा, तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार स्वीडिश एकेडमी के चुनाव से तय होता है। शांति के नोबेल पुरस्कार का चुनाव नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा की जाती है। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, एक स्थायी व स्वतंत्र निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन है। यह एक अखिल भारतीय संस्था है क्योंकि केंद्र व राज्य सरकार दोनों के लिए ये समान होती है। ऊपर दिया गया वर्णन किस संस्था के बारे में है? वित्त आयोग, विधि आयोग, चुनाव आयोग, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। युवा 2.0 योजना युवाओं के सर्वांगीण विकास से संबंधित है। चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक स्वांते पावो को दिया जाएगा। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही कथन या कथनों को चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्न को देखते हैं, क्या जवाब हैं ये भी देखते हैं। स्टॉकहोम कन्वेंशन संबंधित है कार्बन क्रेडिट से, वृक्षों की सुरक्षा से, खतरनाक रसायनों से या फिर जेनेटिक प्लांट से? इसका सही उत्तर है स्टॉकहोम कन्वेंशन खतरनाक रसायनों से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। और एक सवाल मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व राजस्थान में स्थित है। दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर्स भारत में हैं। भारत ने साल 2030 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। नीचे दिए गए कूटों की मदद से सही कथन या कथनों को चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और तीन या फिर दो और तीन? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी केवल दो, क्योंकि अमनगढ़ टाइगर रिजर्व यूपी में और भारत ने साल 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। चलिए खबर शुरू करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्यामजी कृष्ण वर्मा की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उनका जन्म 4 अक्टूबर 1857 को गुजरात के कच्छ जिले के मांडवी में हुआ था। भारत में शिक्षा हासिल करने के बाद वे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में संस्कृत पढ़ाने के लिए गए थे। उन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की, साथ ही इंडियन सोशलिस्ट जर्नल पब्लिश किया। इंडिया हाउस ब्रिटेन में क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म साबित हुआ। साल 1907 में वे पेरिस चले गए। इंडियन सोशलिस्ट जर्नल के जरिए उन्होंने भारत में ब्रिटिश रूल की आलोचना की। वे स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे, साथ ही बॉम्बे आर्य समाज के पहले अध्यक्ष भी रहे थे। साल 2010 में उनकी याद में एक मेमोरियल बनाया गया जिसे क्रांति तीर्थ नाम दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात यूनिवर्सिटी फ्लैगशिप प्रोग्राम हर स्टार्ट की शुरुआत की। इसके जरिए महिला उद्यमियों के स्टार्टअप वेंचर में उन्हें सहयोग मुहैया कराया जाएगा। ये राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू की पहली गुजरात यात्रा है। गौरतलब है कि भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम 16 जनवरी 2016 को लॉन्च किया था। देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिहाज से स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान भी लॉन्च किया गया था। इस प्रोग्राम का मकसद देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना और देश के स्टार्टअप्स को वैश्विक स्तर के स्टार्टअप से जोड़ना है। इसके लिए G2G पार्टनरशिप्स को खूब बढ़ावा दिया गया। G2G से मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पार्टनरशिप से है। इस क्षेत्र में सरकार ने इजराइल, पुर्तगाल, स्वीडन और सिंगापुर जैसे देशों से समझौते किए। आपको बता दें कि स्टार्टअप से मतलब ऐसी कंपनी से है जो अपने बिजनेस के प्रारंभिक दौर में होती है। ये किसी एक या एक से अधिक एंटरप्रेन्योर के द्वारा किसी वस्तु या सेवा की मांग को देखते हुए शुरू किए जाते हैं। शुरुआत में ये उच्च लागत और कम रेवेन्यू से शुरू होते हैं, इसलिए इन्हें कई स्रोतों से फंडिंग की जरूरत महसूस होती है। बीते दिनों इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के संजीव चतुर्वेदी ने लाइकेन के कंजर्वेशन को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उनके मुताबिक देश में बाघ जैसी बड़ी प्रजातियों के संरक्षण के चलते पौधों की प्रजातियों के संरक्षण को इग्नोर किया गया। इसमें भी लाइकेन की प्रजातियों के संरक्षण को बहुत पीछे रखा गया है।
लाइकेन पायोनियर स्पीशीज के तौर पर जाने जाते हैं। ये पृथ्वी की सबसे पुरानी स्पीशीज में से एक हैं। संजीव चतुर्वेदी ने उत्तराखंड में लाइकेन पार्क के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। गौरतलब है कि भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड के मुनस्यारी में तैयार किया गया है। उत्तराखंड में स्थानीय तौर पर इन्हें झूला घास या पत्थर के फूल के नाम से जानते हैं। लाइकेन्स प्रकृति में सहजीविता का प्रतीक हैं। लाइकेन्स फंजाई और एल्गी की सहजीविता से बनते हैं। ये खुद में एक माइक्रो इकोसिस्टम है। साथ ही कीट, पक्षी, स्नेल, मेढक और छोटे जानवरों को ये आकर्षित करते हैं। ये मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा प्रदूषण के लिए बायो इंडिकेटर के तौर पर ये काम करते हैं। इस खबर की महत्ता को समझने के लिए साल 2014 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए एक सवाल पर गौर करते हैं। सवाल पूछा गया था, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी साहचर्य हैं? शैवाल और जीवाणु, शैवाल और कवक, जीवाणु और कवक, या फिर कवक और मॉस? इस प्रश्न का जवाब भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। नोबेल पुरस्कारों की कड़ी में फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार की घोषणा भी कर दी गई है। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को देने की घोषणा हुई है। इनमें एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लाउजर और एंटन जेलिंगर शामिल हैं। ये पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा घोषित किए गए हैं। एलन एस्पेक्ट फ्रांस से, जबकि जॉन एफ क्लाउजर यूएसए से संबंध रखते हैं। वहीं एंटन जेलिंगर ऑस्ट्रेलिया से हैं। इन वैज्ञानिकों ने क्वांटम साइंस में एक बेहद अहम रिसर्च की है। रिसर्च में इंटेंगल्ड क्वांटम स्टेट में स्टडी की गई है। इसमें 2 पार्टिकल्स अलग अलग किए जाने के बावजूद एक सिंगल यूनिट की तरह व्यवहार करते हैं। ये पार्टिकल्स आमतौर पर फोटॉन्स होते हैं। इनके द्वारा साझा की जा रही स्टेट इनकी एनर्जी या स्पिन हो सकती है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसी फिनोमेना को स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस नाम दिया है। इस खोज के एप्लीकेशंस क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम नेटवर्क्स और सिक्योर कम्युनिकेशन में देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि क्वांटम फिजिक्स में एटम, इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स जैसे पार्टिकल्स को मॉलिक्यूलर और सब मॉलिक्यूलर लेवल पर अध्ययन किया जाता है। आइए अब देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का सूचक है? पफ बॉल्स, लाइकेन्स, मॉस या फिर शैवाल? दूसरा सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में है। हर स्टार्ट प्लेटफॉर्म नीति आयोग की पहल है। इंडियन सोशलिस्ट जर्नल श्यामजी कृष्ण वर्मा से संबंधित है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही कथन या कथनों को चुनिए। आइए अब देखते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न पूछे थे मैंने और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था, एक स्थायी व स्वतंत्र निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन है। यह एक अखिल भारतीय संस्था है क्योंकि केंद्र व राज्य सरकार दोनों के लिए समान होती है। ऊपर दिया गया वर्णन किस संस्था के बारे में है? वित्त आयोग, विधि आयोग, चुनाव आयोग या फिर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी? सही जवाब है विकल्प सी यानी चुनाव आयोग। दूसरा सवाल मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। युवा 2.0 योजना युवाओं के सर्वांगीण विकास से संबंधित है। चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक स्वांते पाबो को दिया जाएगा। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही कथन या कथनों को चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। इसका सही जवाब है विकल्प बी यानी केवल दो, क्योंकि युवा 2.0 योजना लेखन के लिए मेंटरशिप मुहैया कराती है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने कुछ आंकड़े जारी किए थे। इसके मुताबिक भारत दुनिया में शक्कर का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश बन गया है। साथ ही दुनिया में शक्कर का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है। देश की इस उपलब्धि में केंद्र और राज्य सरकारों, किसानों, शुगर मिल्स और इथेनॉल प्रोडक्शन यूनिट ने मिलकर भूमिका निभाई है। साथ ही बीते 5 सालों में इथेनॉल की बायोफ्यूल सेक्टर में हुई वृद्धि ने शुगर मिल्स को वित्तीय तौर पर मजबूत बनाया है। गौरतलब है कि भारत में शुगर इंडस्ट्री कृषि आधारित उद्योगों में से एक है। ग्रामीण मजदूरों का एक बड़ा हिस्सा इस उद्योग पर निर्भर करता है। शक्कर गन्ने से बनाई जाती है, जो कि एक पेरिशेबल रॉ मटेरियल है। साथ ही इसे बहुत लंबे समय के लिए स्टोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक वक्त के बाद सुक्रोज कंटेंट कम हो जाता है। फिर इससे शक्कर नहीं बनाई जा सकती। इसलिए शक्कर उद्योगों को गन्ने के उत्पादन क्षेत्र में लगाया जाता है। देश में शक्कर के उत्पादन में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। केंद्र सरकार गन्ने के लिए FRP यानी फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस घोषित करती है।
इधर विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2022 करेक्टिंग कोर्स जारी की है। इसके मुताबिक दशकों में वैश्विक गरीबी के उन्मूलन में कोविड महामारी एक बड़ी रुकावट साबित हुई है। गौरतलब है कि साल 2015 से गरीबी में लगातार कमी देखने को मिल रही थी, लेकिन कोविड और यूक्रेन युद्ध ने इन प्रयासों को सीमित कर दिया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साल 2030 तक गंभीर गरीबी को उन्मूलित करने का लक्ष्य संभव नहीं है। इस दावे को पुष्ट करते हुए आंकड़े भी पेश किए गए हैं। अकेले 2020 में एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन से नीचे वाले लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है। ये संख्या तकरीबन 70 मिलियन है। साथ ही 1990 के बाद से एक साल में हुई बढ़ोतरी का सबसे बड़ा आंकड़ा है। साथ ही कोविड ने सबसे गरीब लोगों के रोजगार को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। साल 2020 में वैश्विक औसत आय में तकरीबन 4% की कमी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में भी गरीबी बढ़ी है। हालांकि रिपोर्ट में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के डेटा को आधार बनाया गया है। हाल ही में संसदीय समितियों को रीऑर्गेनाइज किया गया। तकरीबन 22 समितियों में अध्यक्ष और सदस्यों के पद दिए गए, लेकिन इनमें विपक्षी दल मसलन कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों को पद नहीं दिए गए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पर्यावरण पर बनी केवल एक समिति के अध्यक्ष कांग्रेस के जयराम रमेश को नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि संसदीय समिति से मतलब संसदीय सदस्यों के पैनल से है, जिनमें या तो सदन के सदस्यों द्वारा एमपीज का चुनाव या सदन के स्पीकर द्वारा नॉमिनेशन किया जाता है। ये पैनल हाउस स्पीकर के डायरेक्शन में काम करते हैं। संसदीय समितियों का प्रारंभ ब्रिटिश पार्लियामेंट में देखा जाता है। इन्हें शक्ति संविधान के अनुच्छेद 105 और 118 के जरिए मिलती है। अनुच्छेद 105 संसदीय सदस्यों के विशेषाधिकारों से संबंधित है, वहीं अनुच्छेद 118 संसद की सदन के संचालन के लिए नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है। मोटे तौर पर इन समितियों को वित्तीय समितियां, विभागीय स्थायी समितियां, संसदीय स्थायी समितियां और तदर्थ समितियों में बांटा जा सकता है। वित्तीय समितियों में प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रम समिति शामिल है। प्राक्कलन समिति में सभी 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं। इनका कार्य मंत्रालयों और सरकारी विभागों के प्राक्कलन की जांच करना होता है। किसी मंत्री को इसका अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त नहीं किया जा सकता। यह सबसे बड़ी संसदीय समिति होती है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। इनमें 15 लोकसभा से तो 7 राज्यसभा से होते हैं। यह समिति कैग द्वारा सौंपी गई ऑडिट रिपोर्ट्स को एग्जामिन करती है। सरकारी उपक्रम समिति में 22 सदस्य 15 लोकसभा से तो 7 राज्यसभा से होते हैं। इसका काम सार्वजनिक उद्यमों की रिपोर्ट्स और ऑडिट को एग्जामिन करना होता है। इस खबर की महत्ता को समझने के लिए साल 2014 में यूपीएससी द्वारा पूछे गए एक सवाल पर गौर कीजिए। सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति या फिर याचिका समिति यानी कमिटी ऑन पिटिशंस। वहीं साल 2018 में यूपीएससी के सीएपीएफ एग्जाम में एक सवाल इस तरह से पूछा गया था, निम्नलिखित में से संसद की किस समिति में एक भी सदस्य राज्यसभा से नहीं होता? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति या फिर डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस। इन दोनों सवालों के जवाब आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। नोबेल पुरस्कारों की कड़ी में साहित्य के नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। साल 2022 के लिए नोबेल पुरस्कार फ्रेंच लेखिका एनी एर्नक्स को दिया जाएगा। इसकी घोषणा रॉयल स्वीडिश अकेडमी के द्वारा की गई। गौरतलब है कि एनी लगातार सामाजिक असमानता के लिए लिखती रही हैं। इस साल नोबेल के पुरस्कार के लिए सलमान रुश्दी के नाम की चर्चा जोरों पर थी। वे भारतीय मूल के हैं। उनका लिखा उपन्यास सैटेनिक वर्सेस खबरों में रहा था। इसी साल अगस्त में एक सेमिनार के दौरान उन पर हमला कर दिया गया था। सलमान रुश्दी का नाम इसलिए भी अहम माना जा रहा था क्योंकि उनसे पहले केवल एक भारतीय को साहित्य के नोबेल से नवाजा गया है। आपको बता दें कि साल 1913 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। ये पुरस्कार उनकी कविताओं के संकलन गीतांजलि के लिए दिया गया था, जो कि लंदन में प्रकाशित हुई थी। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि से नवाजा था, जिसे बाद में ब्रिटिश सरकार की नीतियों के चलते उन्होंने त्याग दिया था। भारत और बांग्लादेश दोनों ही देशों का राष्ट्रगान गुरुदेव के द्वारा लिखा गया है। आइए जल्दी से अब देखते हैं आज के बुलेटिन पर क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2022 करेक्टिंग कोर्स रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व आर्थिक मंच या फिर एशियाई विकास बैंक। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत दुनिया में शक्कर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है।
अनुच्छेद 105 संसद की सदन के संचालन के लिए नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर गलत कथन या कथनों को चुनिए। 1 और 2, 2 और 3, केवल 3 या फिर 1 और 3। आइए देखते हैं अब पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल पूछे गए थे और उनका सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का सूचक है? पफबॉल्स, लाइकेन्स, मॉस या फिर शैवाल? सही जवाब है विकल्प बी, लाइकेन्स। वायु प्रदूषण के बायो इंडिकेटर के तौर पर काम करते हैं। अगला सवाल मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में है। हर स्टार्ट प्लेटफॉर्म नीति आयोग की पहल है। इंडियन सोशलिस्ट जर्नल श्यामजी कृष्ण वर्मा से संबंधित है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही कथन या कथनों को चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क्योंकि हर स्टार्ट नीति आयोग की पहल नहीं होकर गुजरात यूनिवर्सिटी की पहल है। हाल ही में छपे एक अध्ययन के मुताबिक कार्बन डॉट्स जल प्रदूषण को दूर करने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। गौरतलब है कि शहरी विकास के चलते तमाम तरह के प्रदूषक जल निकायों में पहुंच रहे हैं। इनका समाधान नैनो टेक्नोलॉजीज जैसी तकनीक के जरिए ढूंढा जा रहा है। कार्बन डॉट्स नैनो मटेरियल फैमिली में नए जुड़े उत्पादों में से एक है। इनकी खोज साल 2004 में हुई थी। इनका व्यास औसतन 10 नैनोमीटर से कम होता है। कार्बन डॉट्स आसानी से वाटर सॉल्युबल होते हैं। साथ ही ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरह के मटेरियल से बनाए जा सकते हैं, इसलिए क्वांटम डॉट्स की जगह इनको तवज्जो दी जा रही है। कुछ समय पहले असम के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए शोध में वाटर हाइसिंथ या जलकुंभी के जरिए भी इनका निर्माण किया गया था। ये कार्बन डॉट्स प्रिटिलाक्लोर शाकनाशी को पहचानने में सक्षम हैं। इससे जलकुंभी को भी नियंत्रित किया जा सकता है। ग्रास कार्प मछली से बने कार्बन डॉट्स के जरिए पानी से मरकरी जैसे प्रदूषण को भी दूर किया जा सकता है। एक्वाकल्चर फॉर्म्स में इनका प्रयोग जल गुणवत्ता प्रबंधन के लिए भी किया जाता है। साथ ही ये अच्छे इलेक्ट्रॉन्स डोनर्स और एक्सेप्टर्स होते हैं, इसलिए इन्हें बायो इमेजिंग और सेंसिंग में भी बढ़ावा दिया जा रहा है। आपको बता दें कि बायो इमेजिंग से मतलब एक ऐसे मेथड या साइंटिफिक टेक्निक से है जिसके जरिए बायोलॉजिकल पार्ट्स या जीवों पर नजर रखी जा सकती है। इसमें रियल टाइम में बायोलॉजिकल टिश्यू आदि की गतिविधियों को समझा जा सकता है। यह ऐसा मेथड है जिसमें बायोलॉजिकल पार्ट्स को खतरा नहीं होता। बायो इमेजिंग में गामा साइंटिग्राफी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, कंप्यूटेड टोमोग्राफी आदि को शामिल किया जाता है। इधर नोबेल का शांति पुरस्कार बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बियालियात्स्की, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दे दिया गया है। इन सभी ने मानवाधिकारों को बढ़ावा देने की दिशा में लगातार प्रयास किए हैं। गौरतलब है कि भारत से साल 2014 में कैलाश सत्यार्थी को नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। उससे पहले साल 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वे अल्बानिया में जन्मी लेकिन भारत की नागरिक थीं। उन्होंने अपना जीवन कोलकाता में दीन दुखियों की सेवा करते हुए गुजारा था। नोबेल शांति पुरस्कार का जिक्र आने पर भारत से महात्मा गांधी के नाम की चर्चा जरूर होती है। वे 20वीं सदी में अहिंसा के मजबूत प्रतीक बनकर उभरे थे। महात्मा गांधी को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए साल 1937, 38, 39 और 47 में नॉमिनेट किया गया। यहाँ तक कि साल 1948 में उनकी मौत से कुछ दिन पहले ही उन्हें नॉमिनेट किया गया था, लेकिन ये अवार्ड उन्हें दिया नहीं जा सका। साल 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार दलाई लामा को देते वक्त कमेटी के अध्यक्ष ने इसे महात्मा गांधी की याद में समर्पित किया था, लेकिन कमेटी ने कभी भी ये आधिकारिक बयान नहीं दिया कि महात्मा गांधी को ये पुरस्कार क्यों नहीं दिया गया। साल 1948 में उनकी मौत के बाद नोबेल कमेटी उन्हें ये पुरस्कार देने पर सहमत थी। ऐसा पहली बार होता कि किसी की मृत्यु के बाद ये अवार्ड दिया जाता, लेकिन महात्मा गांधी किसी संस्था से ताल्लुक नहीं रखते थे, न ही अपने पीछे कोई विल या संपत्ति छोड़ी थी, तो प्राइज मनी किसे दी जाती? इन्हीं सवालों के चलते उन्हें यह पुरस्कार नहीं दिया जा सका। वेब 3.0 का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। हाल ही में पेरिस फैशन वीक के दौरान इसका एक्सपेरिमेंट देखने को मिला। एक फ्रेंच डिजाइनर ने वेब 3.0 के जरिए अपना पहला डिजिटल कलेक्शन लॉन्च किया। इसमें 3D होलोग्राम्स के जरिए कपड़ों के डिजाइन पेश किए गए। आपको बता दें कि वेब 3.0 ब्लॉकचेन तकनीक जैसे डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम को सपोर्ट करने वाला इंटरनेट वर्जन है। इसमें बड़ी तकनीक कंपनियों के बजाय यूजर्स के पास प्लेटफॉर्म्स की ओनरशिप होती है। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग ईथरम कंपनी के फाउंडर गेविन वुड ने साल 2014 में किया था।
वेब 3 को समझने के लिए हमें वेब 1 और वेब 2 को भी समझना होगा। वेब 1.0 से मतलब वर्ल्ड वाइड वेब या फिर इंटरनेट से है, जिसे 1989 में इन्वेंट किया गया। इसमें यूजर किसी वेबसाइट पर जाकर स्टैटिक इंफॉर्मेशन से रूबरू होता था, एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट जिसमें यूजर्स अपनी तरफ से कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। ये दौर तकरीबन 1999 तक चला। वेब 2.0 में बहुत सारे नए फीचर्स ऐड हुए। हम वर्तमान में वेब 2.0 के ही अधिकांश फीचर पर काम कर रहे हैं। वेब 2.0 को वेब 1.0 से अलग करने में यूजर्स द्वारा अपने फोटोज, वीडियोज, लाइक, शेयर के जरिए कम्युनिकेट कर पाना जैसे फीचर्स शामिल हैं। वेब 2.0 में डेटा प्रमुख रूप से कुछ बड़ी कंपनियों तक सीमित है, जिसने डेटा प्राइवेसी के मुद्दे को जन्म दिया है। कहा जा रहा है कि वेब 3.0 डिसेंट्रलाइज होगा और इसमें यूजर्स अपने डेटा के मालिक खुद होंगे, जिससे इंटरनेट का मुख्य मकसद पूरा हो सकेगा। इस खबर की महत्ता को समझने के लिए साल 2022 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल पर गौर कीजिए। सवाल पूछा गया है, वेब 3.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेब 3.0 प्रौद्योगिकी से व्यक्ति अपने स्वयं के डेटा को नियंत्रित कर सकता है। वेब 3.0 संसार में ब्लॉकचेन आधारित सामाजिक नेटवर्क हो सकते हैं। वेब 3.0 एक निगम से परिचालित होने के बजाय सामूहिक रूप से उपयोगकर्ताओं द्वारा संचालित किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इस सवाल का जवाब भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। भारत ने यूनाइटेड नेशंस की मानवाधिकार परिषद में श्रीलंका के लिए लाए गए रिजोल्यूशन पर वोट नहीं किया। ये रिजोल्यूशन प्रमोटिंग रिकॉन्सिलेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड ह्यूमन राइट्स इन श्रीलंका नाम से लाया गया है। इसका मकसद श्रीलंकाई सरकार से मानवाधिकारों के खिलाफ हुए अपराधों की जांच कराना, दोषियों को सजा दिलवाना है। साथ ही वर्तमान के इकोनॉमिक क्राइसिस से निपटना भी इसका मकसद है। इस रिजोल्यूशन पर चीन और पाकिस्तान ने विपक्ष में वोट करते हुए श्रीलंका का समर्थन किया है। हालांकि भारत इस बात से सहमत है कि श्रीलंका सरकार द्वारा 13वें संविधान संशोधन को लागू करने के लिए किए गए प्रयास पर्याप्त नहीं है। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के मुताबिक भारत सभी श्रीलंका वासियों के लिए समृद्धि चाहता है। भारत श्रीलंका सरकार से इस दिशा में तत्काल प्रयास की उम्मीद रखता है। आपको बता दें कि 13वां संविधान संशोधन 1987 के इंडो श्रीलंका अकॉर्ड का आउटकम है। इस पर तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति जे.आर. जयवर्धने ने हस्ताक्षर किए थे। ये श्रीलंका में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट के चलते हुए सिविल वॉर को खत्म करने का एक प्रयास था। इस संशोधन में प्रोविंशियल काउंसिल के गठन की बात की गई है। साथ ही श्रीलंका के सभी 9 प्रोविंसेस में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट का प्रावधान किया गया है। आइए देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बनाए जा सकते हैं। पहला सवाल है, खबरों में रहने वाला 13वां संविधान संशोधन अधिनियम किस देश से संबंधित है? नेपाल, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। महात्मा गांधी को नोबेल शांति पुरस्कार से मरणोपरांत नवाजा गया था। कार्बन डॉट्स प्रदूषण को दूर करने में मददगार हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? आइए देखते हैं अब पिछले बुलेटिन पर आधारित जो सवाल मैंने पूछे थे उसके सही जवाब क्या है। पहला सवाल है, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2022 करेक्टिंग कोर्स रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व आर्थिक मंच या फिर एशियाई विकास बैंक? और सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, विश्व बैंक। अगला सवाल मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत दुनिया में शक्कर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। अनुच्छेद 105 संसद की सदन के संचालन के लिए नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर गलत कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। 1 और 2, 2 और 3, केवल 3 या फिर 1 और 3? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी केवल 3, क्योंकि अनुच्छेद 105 संसदीय विशेषाधिकारों से जुड़ा है। तो उम्मीद है कि आज पूछे गए सवालों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे पूरे हफ्ते के कंपाइलेशन के साथ मुलाकात होगी। आपसे अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।